हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार आपकी लाइफ में एकदम से ही एक अजीब सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद, समझने के बाद आपको ये पता लगता है कि शायद ये काम आपके हाथों ही होना लिखा था। आपने भूतों आत्माओं के पिंडदान के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक जिन्न के पिंडदान के बारे में सुना है? नहीं ना? तो आज की इस कहानी में आप ये भी सुनने वाले हो। ये कहानी जितनी रियल है उतनी ही अनबिलीवेबल है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास में से कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज और सीरीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपके घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी को लेकर हो, ज्योतिष को लेकर हो, वास्तु को लेकर हो, या फिर किसी भी नेगेटिव एनर्जी या एंटिटी या किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो और आप एक सही आदमी को ढूंढ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया हुआ है जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रदीप ने, और वो बिलोंग करते हैं अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इंसिडेंट स्टोरी होने वाली है, जो एक्चुअली में घटी थी इनके दादा दादी के साथ, जब इनके दादाजी जॉब किया करते थे। ये कहानी बहुत पुरानी है, जब प्रदीप का खुद का भी जन्म नहीं हुआ था, और ये सब कुछ उनके दादाजी ने उनसे शेयर किया है, क्योंकि जब जो भी कुछ हुआ था वो सब उनके दादा दादी के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। और इसको सुनकर प्रदीप की भी आत्मा एक बार तो कांप गई थी। बात है 1967 की। इनके जो दादा थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे और उनका ट्रांसफर हुआ था अंडमान में ही एक आइलैंड में जिसका नाम था कैम्बल बे। ये लोग कैम्बल बे पहुंचे और वहां पर इन्होंने एक रूम किराए पर लिया। दादा दादी दोनों वहां पर शिफ्ट हो गए और करीबन 12-13 दिन उन्होंने बढ़िया से गुजारे। ये जो रूम उन्होंने लिया था, बेसिकली एक तरह से आप ये मान लो कि छोटा 1 BHK फ्लैट था। एक रूम था, छोटा सा हॉल था और साथ में एक किचन था। और अगर आप इस रूम का पीछे का दरवाजा खोलो तो उसके पीछे की तरफ पूरा एक जंगल था, जैसे हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जंगल दैट इज कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, जो आपको जो सी शोर्स होते हैं उसके आसपास के एरियाज में दिखाई देता है। अब ये जो 12-13 दिन गुजर गए तो एक रात की बात है, रातों करीबन 2 बजे के आसपास इनका जो पीछे का दरवाजा था उसके ऊपर किसी ने बहुत तेज से हाथ से मारकर 3 बार धम 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 नॉक किया। और वो जो एकदम से धम धम की आवाज आई तो जो इनकी दादी थी, मतलब दादा दादी दोनों के दोनों घबरा कर उठ गए और उनको वो साउंड बिल्कुल क्लियर सुनाई आई कि किसी ने पीछे का गेट सिर्फ 3 ही बार बजाया, 3 बार के बाद नहीं बजाया। वो दादी जो है वो थोड़ी सी घबरा गई, रात को इतने बजे पीछे के गेट से कौन आ गया है, क्योंकि पीछे तो सिर्फ जंगल है। तो वो आसपास किसी को जानते भी नहीं थे और घबरा भी रहे थे कि कौन आया है। तो इनके जो दादाजी थे वो बोलते हैं कि रुको मैं देख कर आता हूं। तो जैसे ही दादाजी उस दरवाजे को खोलने के लिए गए, दादी ने उनको रोक दिया और बोला कि नहीं नहीं, आप तो रात के इस टाइम पर दरवाजा मत खोलो, पता नहीं कौन होगा कौन नहीं। हम लोग सुबह आस पड़ोस में बात करेंगे और देखेंगे कि इतनी रात को दरवाजा कौन बजा रहा था। अब जो दादाजी थे उन्होंने भी अपनी दादी की बात मान ली, लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इनके दादाजी के बारे में। इनके जो दादाजी थे वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे और उनको थोड़ा बहुत मतलब स्पिरिचुअल बहुत थे। कई बार वो भूतों को देख सकते थे, जिन्स को देख सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। इवन शायद हो सकता है उन्होंने कुछ मतलब ऐसी उनकी स्पिरिचुअल पावर हो कि कनेक्ट देवताओं से भी वो कनेक्ट कर पाते थे। जैसा प्रदीप ने हमें बताया बिल्कुल वैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर किसी को भी कोई दुख होता था, कोई पेन होता था या घर के अंदर भूत प्रेत की बाधा होती थी, तो इनके जो दादाजी थे वो लोगों की मदद किया करते थे अपनी स्पिरिचुअल पावर से। तो इस तरह से उन्हें नॉलेज थी। और जब वो गेट बजा तो इनके दादाजी को बहुत क्लियरली पता था कि दरवाजे के उस तरफ खड़ा होके गेट कौन बजा रहा है। लेकिन ये बात उन्होंने
इनकी दादी को नहीं बताई, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो डर जाती। अगर आप भी उनकी जगह होते तो आप भी अपनी वाइफ को ये बात नहीं बताते अगर आपको पता है कि दरवाजे के उधर कौन नॉक कर रहा है। सुबह वो लोग उठे और उनके दादाजी ने किसी से कोई बात नहीं की कि रात को उनका गेट नॉक क्यों हुआ था। अब अगली रात ये लोग फिर सोए और फिर रात को इनके गेट पर हुई धम 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 3 बार आवाज हुई और ये अब हर रात होने लगा और तीसरे के बाद कभी भी चौथी बार नॉक नहीं होती थी। हर रात दादी घबराकर उठती लेकिन दादाजी उनको कैसे ना कैसे करके शांत करते थे। अब जब बार बार रिपीटेडली होने लगा और दादी ने देखा कि दादाजी इज चिल कूल हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और यहाँ वो आवाज सुनते उठ जाती थी, तो उन्होंने इनके दादाजी से पूछ ही लिया कि आप एक बात बताओ कि ये रोज रात को आवाज आती है, मैं तो घबरा के उठ जाती हूँ लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनकी ये बात सुनकर इनके दादाजी को लगा कि यार मुझे इसको बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। एक काम करता हूं, मैं इसको बता ही देता हूं कि उस तरफ क्या है, क्योंकि अगर कभी गलती से या फिर जिज्ञासावश इसने दरवाजा खोल दिया तो हमारे ऊपर मुसीबत आ सकती है। और इसीलिए इनके दादाजी ने इनकी दादी को बताया कि रात को जो हमारा दरवाजा जो नॉक करता है वो कोई और नहीं, वो एक बहुत ही खतरनाक और बुरा जिन है जो पीछे के जंगलों में रहता है। रोज शाम को 5 बजे के बाद तुम इस दरवाजे को बंद कर दिया करो और जब तक सुबह के 5 नहीं बज जाते हैं दरवाजे को गलती से भी मत खोलना, चाहे पीछे दरवाजे को कोई भी पीट रहा हो। दादाजी की ये बात सुनकर दादी जो थी वो घबरा गई और उसके बाद 5 बजे वो तो दिन में भी उस दरवाजे को नहीं खोलती थी, उन्होंने प्रॉपर उसको लॉक लगा दिया और इस तरह से 2-3 महीने गुजर गए। धीरे धीरे दादी की जो दोस्ती थी वो बाकी अड़ोस पड़ोस की लेडीज से भी हुई और मतलब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। आसपास की जो लेडीज थी ये सब साथ में बैठकर चाय पिया करते थे, शॉपिंग करने जाते थे। इस तरह से इन लेडीज की जो थी ना वो एक गैंग सी बन गई थी। फिर इस तरह ये सभी लेडीज लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे थे और किसी कारण से ये बात छिड़ी कि रात को ना हमारे दरवाजे पर ऐसी एक नॉक हुई और उससे मेरी आंख खुल गई। अब जैसे ये बात आई तो दादी को भी बात याद आई। उन्होंने हर किसी से पूछा कि ये आप लोगों के साथ भी होता है क्या कि आपके घर पे रात को एकदम से कोई 3 बार दरवाजे को नॉक करता है। और ये बात सुनकर सभी लोग सरप्राइज थे क्योंकि ये सबके साथ हो रहा था। ये सिर्फ दादा दादी के दरवाजे पर नहीं होता था, आस पड़ोस के सभी घरों का जो पीछे का दरवाजा था उस पर रात के टाइम पर कोई आकर धम 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 करके इस तरह से नॉक किया करता था। और इतना ही नहीं, सभी लोगों ने इनकी दादी को यह कहा कि बहन चाहे कुछ भी हो जाए गलती से भी रात को दरवाजा मत खोलना। और इस तरह से दादी ने इनके दादा और आस पड़ोस के लोगों की बात मानकर कभी भी वो दरवाजा नहीं खोला और इस तरह से इनको वहां रहते हुए 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद इनके दादा ने 1 महीने की छुट्टी ली और अपनी वाइफ से कहा कि चलो अपने घर चलते हैं पोर्ट ब्लेयर, वहां तुम अपनी माँ बहन और घर वालों से मिल लेना और फिर हम लोग 1 महीने के बाद वापस से कैम्बल पे आ जाएंगे। अब ये सुनकर दादी बहुत खुश हुई कि भाई मायके जाने को मिलेगा, ससुराल भी जाने को मिलेगा। तो इन लोगों ने अपना सामान वगैरह पैक किया और 2 दिन मतलब 2 दिन बचे थे कि इनको पोर्ट ब्लेयर के लिए जाना था। अब 2 दिन के बाद जब ये लोग सुबह अपने घर से अपना सामान उठाकर निकलने वाले थे तो था क्या कि इनके घर के पीछे जो जंगल था वहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो जब दादी घर से बाहर निकल रही थी तो निकलते निकलते उनकी नजर उस बरगद के पेड़ पर पड़ी और उन्होंने देखा कि उस पेड़ के बिल्कुल टॉप पर कुछ बहुत बड़ा काला सा एक साया सा खड़ा है। उन्होंने से देखा लेकिन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि कैम्बल बे से पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में उस टाइम की बात है 2 घंटे लगा करते थे शिप के थ्रू। अब जैसे इन्होंने शिप बोर्ड किया और करीबन 1-1.5 घंटे के बाद इनकी जो दादी थी उनकी एकदम से तबीयत खराब होने लगी। पहले तो इनके दादा को लगा कि सी सिकनेस की वजह से हो रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ दवाई वाई दी, कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई आराम नहीं आया। तो दादा ने क्या किया कि दादी का ध्यान भटकाने के लिए उनके साथ छोटे मोटे गेम्स खेलने लग गए, जो पुराने जमाने में हुआ करते ना, अलग अलग तरह के जो कार्डबोर्ड टाइप के गेम्स होते हैं, जैसे अलग अलग नाम होते हैं, शतरंज बोल लो, है ना। हमारे राजस्थान में चंगापो बहुत चलता है जिसमें इमली के बीजों का एक वो बनाया जाता था
ऐसे बहुत छोटे-छोटे गेम्स हुआ करते थे। तो वो दोनों गेम्स खेलने लग गए, जिससे दादी का थोड़ा ध्यान बटा और 2 दिन के बाद ये लोग पोर्ट ब्लेयर पहुँच गए। अब पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद जब ये लोग घर पहुँचे, अब घर पहुँचने के बाद दादी की जो तबीयत थी, वो और ज़्यादा खराब हो गई। दादाजी को समझ में नहीं आया। उन्होंने दादी को दवाई दी और कहा, तुम आराम करो, आज आराम करोगी तो तुमको थोड़ा मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो दादी वो दवाई लेकर अपने कमरे में जाके लेट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से दादी की नज़र अपने कमरे के फ्लोर पर पड़ती है और फ्लोर पर पड़ते ही उन्हें ज़मीन के ऊपर एक बड़ा काला-सा साया, एक आदमी का साया सोता हुआ दिखाई देता है, जो दादी की तरफ ही देख रहा था। उसको देखते ही दादी की मुँह से चीख निकलती है। उनकी चीख सुनकर इनके दादाजी भागते हुए घर के अंदर आते हैं और आकर पूछते हैं, "क्या हुआ? क्या हुआ?" तो वो पूरी तरह से घबराई हुई थी और बोलती है कि अभी यहाँ पर यहाँ पर एक आदमी सोया हुआ था, बिल्कुल काले रंग का, उसने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था, उसके दोनों हाथों और पैरों के अंदर रुद्राक्ष बंधे हुए थे। उनकी बात सुनकर दादाजी उन्हें सँभालते हैं, चारों तरफ देखते बोलते हैं, "यहाँ कोई नहीं है, तुम परेशान मत हो।" वो जैसे-जैसे करके दादी को सँभालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनके दादाजी की जो नॉलेज थी, मतलब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज थी, उनको सँभालने के बाद उन्होंने कमरे के चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई, तो उनकी नज़र कमरे के कोने पर जाकर टिक गई। वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा, मोटा-सा, बिल्कुल काला आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसको देखते ही दादाजी समझ गए, कि ये तो काला जिन्न है। अब यहाँ पर दादाजी का दिमाग दौड़ने लगा। उन्होंने अपनी वाइफ से, इनकी दादी से कहा कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उससे सुनकर बिल्कुल भी मत डरना। ये एक काला जिन्न है। ये बहुत खतरनाक होता है और अगर ये चाहे तो आसानी से किसी की भी ज़िंदगी ले सकता है। मैं भी कुछ करने वाला हूँ, उसके बाद अगर ये जिन्न मेरे शरीर में घुस जाए और मेरे रूप में तुमसे पानी माँगे या खाना माँगे, तो उसको कुछ भी मत देना। क्योंकि इनके दादाजी जानते थे कि वो जिन्न कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा। उसके बाद दादा जो थे वो दादी के पास वहीं पर सो गए और अगली मॉर्निंग दादी को थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। वो फ्रेशन अप हुई, अपनी पूजा वगैरह की, उन्होंने अपनी पूजा की थाली वगैरह सजाई और उसके बाद वो इनके दादा के पास गई। इनके जो दादा थे, वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे और इस तरह से आगे-पीछे हो रहे थे। होते ना आराम चेयर जो होती थी। तो दादी ने दादी से पूछा कि क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों हिल रहे हैं? तो इनके दादा ने इनकी दादी की तरफ गुस्से से देखा। उन्होंने देखा कि इनके दादा की आँखें बिल्कुल लाल है, खून भरा हुआ था आँखों के अंदर और वो गुस्से से इनकी दादी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, "मेरे लिए पानी लाओ, मुझे मीट चाहिए, मीट लाके दो मुझे।" अब ये सुनते ही दादी को दादा के वर्ड्स याद आ गए। वो समझ गई कि ये उनके पति नहीं, ये वही काला जिन्न है जो इनके पति के शरीर के अंदर आ गया है। तो इनकी दादी बोलती है, "अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगी। घर में कोई मीट और कोई पानी नहीं है। 3 दिन के बाद आना, फिर मैं तुम्हें मीट दूँगी और पानी भी पिलाऊँगी।" और जैसे ही दादी ने ये बोला, अचानक से दादा वापस से अपने होश में आ गए, जैसे वो जिन्न उनकी बॉडी को छोड़ के बाहर निकल गया। जैसे वो अपने होश में आए, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि वो चला गया है। तो इनकी दादी बोलती, "हाँ, वो चला गया है क्योंकि मैंने उससे कहा कि 3 दिन के बाद आना।" उसके बाद दादा ने दादी को सारी बात बताई कि ये जो जिन्न है, ये तुम्हें पसंद करता है और ये कैम्बल बे से ही तुम्हारे पीछे-पीछे यहाँ तक आ गया है। उसने मुझे बताया है कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुझे अपनी पत्नी को ले जाने नहीं दूँगा और इतना कहने पर उसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो और ये कह के वो सीधा मेरे शरीर में घुस गया। दादी को जब ये सब बात पता लगी तो वो घबरा गई। तो दादा ने उन्हें समझाया कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और जो मैंने समझाया उस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अब अगले दिन वापस से वो जिन्न इसके दादा की बॉडी के अंदर आ गया। दादी आई, उसने वापस उनसे पानी माँगा, उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद आना। तुम अभी क्यों आ गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमको 3 दिन के बाद आना है। तो उसने कहा, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे खाना दो, मुझे मीट चाहिए, मुझे काला मीट दो। वो ये सब कह रहा था, तो दादी बोलती है, अभी मैं कुछ नहीं दूँगी तुझे। मैंने कह दिया ना 3 दिन के बाद आना, फिर मैं तुझे मीट भी खिलाऊँगी और पानी भी पिलाऊँगी। पता नहीं दादी की बात में ऐसा कौन-सा वादा था कि उनके कहते हुए जिन्न वापस से उसके दादा की बॉडी को छोड़ के निकल गया। अब जैसे ये हुआ, इनके जो दादा थे,
उन्होंने अपनी शक्तियों से इनके जो कुल देव थे उनको बुलाया, और उनको बुलाने के बाद उन्होंने इनकी दादी से बात की। उनकी दादी ने सारी बात उनको बताई, उनसे कहा कि आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं, आप कुछ करिए। इसके बाद वो जो देव इनकी बॉडी में आए थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूं। और उसके बाद वो इनके दादा की बॉडी से बाहर निकल गए, और उसके थोड़ी देर के बाद ही वो जिन वापस से इनके दादा के शरीर के अंदर आता है और पूछता है वो आदमी कहां है जिसने उस देव को बुलाया और मेरी मार पड़वाई। मतलब इस मीनवाइल के अंदर वो जो देवता था, उन्होंने उस जिन को पकड़ के मारा। अब ये पॉसिबल है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जैसा मुझे उन्होंने बताया मैं एग्जैक्टली वैसा ही आपको बता रहा हूं। उसकी ये बात सुनकर इनकी दादी, जो बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा कि वो आदमी वहां से सीधा चला गया है। उसके बाद उसने कहा अच्छा, वो वहां गया है, मैं उस आदमी को मार दूंगा। और इसके बाद वो काला जिन वापस से इनके दादा की बॉडी से बाहर निकल गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन जो इतने पावरफुल होते हैं, जिनको सब कुछ पता है, उसको ये अच्छे से पता होगा कि वो देव किसकी बॉडी में आया और किसने बुलाया है। लेकिन उनकी दादी के कहने पर वो वहां पे उस आदमी को ढूंढने चला गया जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि दादी घबरा गई थी कि अगर उन्होंने बता दिया कि वो देवता इनके शरीर में आए थे तो वो उनके हस्बैंड को ही मार देगा। जैसे ही जिन ने वो शरीर छोड़ा, देवता वापस उनके दादा के शरीर में आए। उसके बाद दादी ने उन देव से पूछा कि इस जिन से पीछे छुड़ाने के लिए मैं क्या करूं। तो जो देवता थे उन्होंने कहा कि तुम हाड़ू जाओ और वहां पे मसूर दास है उससे मिलो, वो तुमको बताएगा कि क्या करना है। अब हाडू जो है वो हाडू पोर्ट है, और वो एक एरिया है पोर्ट ब्लेयर में। और मसूर दास जो था वो एक साधक था, और उसके पास एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल जिन्न था। लेकिन मसूर दास का एक नियम था, वो किसी से भी शाम को 6 बजे के बाद ही मिला करता था। तो इस तरह से दादा दादी भी मसूरदास के पास जाते हैं और उसको पूरी कहानी बताते हैं। उनकी बात सुनते ही बिना देर किए मसूरदास अपने जिन्न को बुलाता है। मसूरदास ऐसे जमीन के ऊपर बैठा हुआ था, और उसके जस्ट पीछे एक कमरा था। उस कमरे के दरवाजे पे बिल्कुल ब्लैक कर्टन था, और वो कमरा जो था वो अंदर से बिल्कुल डार्क था। मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस उस पर्दे के अंदर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा था, जिसे दिख रहा था कि पीछे बिल्कुल घुप अंधेरा है। अब जैसे ही जमीन पर बैठकर मसूर दास ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया, एकदम से उस कमरे में से आवाज आई, जो छत के ऊपर से एकदम से बड़े बड़े पत्थर गिरे हों। और तभी उस कमरे में से किसी की बहुत भारी आवाज आती है, बताओ क्या हुआ। इसके बाद फिर से दादा दादी अपनी सारी कहानी उस अच्छे जिन को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। उनकी बात सुनकर वो जो अच्छा जिन है वो बोलता है कि हाँ, वो काला जिन है, और वो बहुत खतरनाक और खराब जिन है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे काले माउंटेन यानी काले पहाड़ पर, अब मैं आपको बता दूं, एक जगह आती है, जब आप अंडमान में सी से जाएंगे तो वहां पे एक पहाड़ आपको दिखेगा जिसे काला पहाड़ कहते हैं। प्रदीप इसी पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस जिन ने कहा कि मैं उस काले जिन को उस काले पहाड़ पर बांध दूंगा, और आज के बाद वो तुमको परेशान नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर दादा दादी उससे थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। और शायद वो जो जिन था, उसने उस काले जिन को ले जाकर उस काले पहाड़ पे बांध दिया, क्योंकि उस जगह से बाहर निकलते ही दादा दादी दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अगले 20-25 दिनों तक सब कुछ बढ़िया रहा। दादी अपने मायके गई, अपनी बहनों, अपनी माँ, पिताजी सबसे मिली, सबके साथ रही, खाया पिया। और 1 मंथ जब खत्म हो गया तो ये इनके वापस जाने का टाइम था। इनको वापस से कैम्बल बे जाना था। अब जाना इनको वापस उसी शिप से था, और हाय रे फूटी किस्मत आप इसे बोल सकते हो। उस शिप के वापस जाने का रास्ता उस काले पहाड़ के पास से ही होकर निकलता था। पास से कलर नहीं कि बिल्कुल टच होकर निकलता था, लेकिन जब आप जाओगे और बाहर देखोगे शिप से, तो आपको करीबन 2 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस से वो काली माउंटेन, वो काला पहाड़ दिखाई देता था। और जैसे ही इनका शिप उस काले पहाड़ को क्रॉस करता है, इनकी दादी की तबीयत एकदम से खराब होना शुरू हो जाती है। और वो कहती है कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उस दिन आते हुए मेरे साथ हुआ था। उनकी बात सुनकर के दादा बोलते हैं
कि उस अच्छे जिन ने कहा था कि वो उस काले जिन को काले पहाड़ पे बांध देगा। कहीं ऐसा तो नहीं उसने हमें वापस आते देख लिया है और अब वो वापस से आ गया है। और अगर ऐसा है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उनकी दादी घबरा जाती है और बोलती है कि अब हम लोग क्या करेंगे? उनके दादा बोलते हैं तुम थोड़ी शांति रखो, अब हम बीच रास्ते पे तो उतर नहीं सकते, वहां पहुंचकर देखेंगे। तो ये लोग कैम्बल बे पहुंचते हैं, दादा अपने ऑफिस जाते हैं पहुंचते ही, और फिर से 15 दिन की छुट्टी लेते हैं। लेकिन उस दिन उन्हें वहीं रुकना था। वो अपने उसी रेंटेड रूम में वापस पहुंचते हैं और वो रात गुजारते हैं। वो पूरी रात, दादी सोई हुई थी उनके पास में, दादा सोए हुए थे, और उस फ्लोर पर वो काला जिन सोया हुआ था और पूरे टाइम वो इनकी दादी को दिखाई दे रहा था। ये आपके लिए नॉर्मल बात होगी, लेकिन एक बार आप उस सिचुएशन में अपने आप को रख कर देखो। पूरी रात दादी को नींद नहीं आ रही थी और वो दादा को भी सोने नहीं दे रही थी, लेकिन ये दोनों बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके अगले ही दिन ये दोनों वापस से वहां से निकलते हैं और पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं, और पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही सीधे जाते हैं वापस से मसूर दास जी के पास। मसूर दास वापस से अपने उस अच्छे जिन को बुलाते हैं, और फिर वो जो अच्छा जिन था वो इनसे कहता है कि एक काम करो, तुम लोग उत्तर प्रदेश जाओ बनारस, वहां पर जाकर तुमको उसका पिंडदान करना होगा। अब देखो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो जिन है तो उसका पिंडदान क्यों होगा, लेकिन मैं यहां पर कोई ऑल्टरेशन नहीं कर रहा हूं। जैसा जैसा प्रदीप ने मेरे साथ शेयर किया मैं एग्जैक्टली वैसे ही बता रहा हूं। हो सकता है वो जिन ना होकर कोई बुरी आत्मा हो जो भटक रही हो, और इस अच्छे जिन ने उसको मुक्त करवाने के लिए इनको ये प्रोसेस बताया। उस जिन ने ये भी कहा कि यही एक रास्ता है जिससे वो मुक्त हो सकता है, और अगर वो फिर भी आजाद नहीं हुआ तो तुम चिंता मत करो, मैं उस काले जिन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इतना ही नहीं, उस जिन ने यह भी बताया कि उनको वहां पर जाकर किस पंडित से मिलना है। उनकी ये बात सुनकर वो लोग वहीं से सीधे निकल गए बनारस के लिए। वो बनारस पहुंचते हैं, उस पंडित से मिलते हैं जिसके बारे में जिन ने बताया था, और उसके बाद वो उस काले जिन का पिंडदान करते हैं। दादी के हाथों से ही उसका पिंडदान होता है, और सारे रिचुअल कंप्लीट करके वो जो पंडित था वो इनसे कहता है कि अब आप लोग यहां से चले जाएं। ध्यान रखना, अगर आपको पीछे से किसी की आवाज आती है, चाहे वो मेरी ही आवाज हो, पीछे मुड़कर मत देखना। दादाजी ने हाँ भरी और उसके बाद वो लोग वहां से निकल गए। जब दादी वहां से लौट रही थी तो उन्हें किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। शायद अब वो जिन हमेशा हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से चला गया था, और उस दिन के बाद इनकी दादी को ना तो कभी वो दिखाई दिया और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई। इसके बाद ये लोग वापस से पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, और पहुंचते ही फिर से पहुंचे मसूर दास जी के पास। फिर से उन्होंने अपने उस अच्छे जिन को बुलाया और उसने कंफर्म किया कि वो अब यहाँ से जा चुका है और अब आपको वो कभी परेशान नहीं करेगा, आप अपनी जिंदगी आराम से जिए। इसके बाद एक दो दिन घर रुककर ये वापस से कैम्बल बे पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये अपने घर में रुकते हैं, और उस रात इनको अपने दरवाजे पीटने की कोई आवाज नहीं आती है। ये दोनों रिलैक्स होते हैं कि चलो फाइनली इनकी जिंदगी से एक बहुत बड़ी बला टल गई है। सुबह उठकर दादाजी ऑफिस जाते हैं। दादी उनके अड़ोस पड़ोसी सभी दोस्तों को इकट्ठा करती है और उन्हें बताती कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उनकी बात सुनते ही उनकी जो सहेलियां थी वो कहती कि अच्छा, तभी पता है जब तुम गए थे ना, तुम्हारे जाने के बाद रात को हमारे घर के दरवाजे भी पीटना बंद हो गए थे, हमें किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई। और इस तरह से ये बात कंफर्म हो गई कि वो काला जिन इनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। इनके दादा इनसे कहते थे कि जैसे अच्छी स्पिरिट्स होती हैं, वैसे ही कुछ खराब स्पिरिट्स और जिन भी होते हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन अगर तुम उनके लिए दुआ करो और उनको पिंडदान ऑफर करो तो उनको भी शांति और मुक्ति मिल जाती है। और इस तरह से इनके दादा दादी के हाथों एक जिन को मुक्ति मिली। तो ये था इनके दादा और दादी का एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि एक जिन्न का पिंडदान, जबकि हम लोग जानते हैं कि जिन्नों का कोई पिंडदान नहीं होता है। मे बी यहाँ पर कुछ नेम्स में कंफ्यूजन हो, एंटिटी के नेम में कंफ्यूजन हो,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी भटकती एंटिटी का पिंडदान करो। वो शायद भूखा था, वो हर बार आके खाना मांगता था। पिंडदान के रूप में जब उसे खाना मिला, मंत्रों के उच्चारण से उसकी आत्मा को शांत किया गया और वो इनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। शायद इन लोगों का कैम्बल बे जाना इनकी डेस्टिनी में लिखा था, ताकि उस जिन को वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर सके। वैसे आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने के लिए अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।